तो कैसे आप सब? ये प्रतापगढ़ है भैया। मेरा नाम है अनुपम तिवारी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ अड्डा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम प्रतापगढ़ स्टोरीज को आपके सामने लेके आना चाहते हैं। इसी कड़ी में एपिसोड 1 है, जिसमें प्रतापगढ़ की एक शख्सियत से आपका रूबरू करवाना चाहेंगे हम, जिनका नाम है डॉक्टर शिवानी मातेन हेलिया जी, जो कि यश भारती पुरस्कार से सम्मानित हैं और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन सिर्फ और सिर्फ संगीत पर न्यौछावर कर दिया। और इसमें सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि ये कभी प्रतापगढ़ के बाहर नहीं गई। जो भी इन्होंने किया वो प्रतापगढ़ की धरती पर किया, प्रतापगढ़ के लोगों के लिए किया। तो ऐसी शख्सियत से हम बात करेंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और साथ ही साथ इनसे हम कला, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में बहुत ढेर सारे बातें करेंगे। आप पूरे वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो मैम से हम मिलते हैं। पहले तो मैम आपको हम नमस्कार बोलते हैं। थैंक यू सो मच अनुपम जी। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रतापगढ़ अड्डा की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने मुझे अपने चैनल पर और अपने प्लेटफॉर्म पर आने का मौका दिया, अपनी बातें शेयर करने का अवसर दिया। मैं आभारी हूँ पूरे प्रतापगढ़ की। मेरे आज तक जो भी छोटे मोटे अचीवमेंट्स हैं, जो भी उपलब्धियाँ हैं, वो प्रतापगढ़ के लिए, प्रतापगढ़ के लोगों के लिए है। सो थैंक यू सो मच। तो मैम, जैसा कि कला, साहित्य एवं संगीत आपका क्षेत्र है, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो है संगीत। तो मैम, पहला एक छोटा सा जानकारी आपसे लेना चाहेंगे। तो मैम, कला, साहित्य और संगीत के क्षेत्र में आप करियर ऑप्शंस को कैसे देखती हैं, खासकर हमारे प्रतापगढ़ में और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में, कि किस तरीके से युवा इसको अपने करियर ऑप्शंस के रूप में लेकर के आगे बढ़ें? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है और ये मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि बहुत ज़रूरत है आज इस बात को समझने की कि बहुत गंभीर अवसर करियर की जब हम बात करते हैं तो बहुत गंभीर अवसर आर्ट्स की दुनिया में, कलाओं की दुनिया में और संस्कृति की दुनिया में हैं। और हम सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमें वो अवसर, वो ओपनिंग्स हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को पता ही नहीं है। इसलिए आज भी कविता को, गाने बजाने को, डांस को ये एक शौक़ की चीज़ समझा जाता है। मैं व्यक्तिगत तौर पर इसके लिए मैंने कई कॉलेजेस में लेक्चर्स किए हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस किए हैं और वर्कशॉप्स भी किए हैं, जहां मैं लोगों को ये बता सकूं कि क्या सीरियस करियर ऑप्शंस है। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं, भारत सरकार की भी और स्टेट गवर्नमेंट की भी, जहां हमारे स्टूडेंट्स, हमारे नवयुवा जो लेखक हैं या कलाकार हैं, गाने में रुचि रखते हैं, डांस में रुचि रखते हैं, तो उनको सीखने के लिए भी गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स देती हैं, फिर फेलोशिप्स देती हैं, फिर बहुत सारे तरीके के ओपनिंग्स हैं। आई थिंक वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो लेकिन ये मैं इनवाइट करना चाहती हूँ युवाओं को कि जैसे आप बाकी अब दूसरे करियर्स के लिए सीरियसली आप कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हम तैयारी कर रहे हैं क्योंकि हमें मेडिकल में जाना है, हमें इंजीनियरिंग में जाना है, और उसी तरह से अगर आप अपने आर्ट्स को, अपने जो आपकी स्वभाव के अंदर से निकली हुई आपकी एक खूबी है, अगर उसको आप सीरियसली अच्छे से शेप देते हैं और उसको अगर आप खुद गंभीरता से लेते हैं, अगर आप उसको पहले दिन से ये सोचते हैं कि सिर्फ शौक़ नहीं है ये, तो इसमें आपको, आपकी कला कभी आपको निराश नहीं करेगी। और मैं खुद इसका जीता जागता उदाहरण हूँ कि सामाजिक तौर पर देखा जाए, आर्थिक दृष्टि से देखा जाए या व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए, तो मेरी कला ने ही मुझे बहुत ज़्यादा समृद्ध और फेमस कह लीजिए, पॉपुलर कह लीजिए किया है। मैं कला के दुनिया से हूँ, कला जगत से हूँ, इसलिए मैं सभी युवाओं का आह्वान करती हूँ कि कला की दुनिया में आएँ। जैसे एक छोटा सा मैं आपको उदाहरण ये देना चाहती हूँ कि जितनी मेहनत आप जॉब के लिए करते हैं, कभी कभी मैं ये मानती हूँ कि कलाएं आपको आर्थिक दृष्टि से उतना ज़्यादा बहुत सुदृढ़ आधार नहीं दे पाती, कई बार ये मैं मानती हूँ। लेकिन अक्सर आपने देखा होगा आज की दुनिया में जब सोशल मीडिया बहुत पावरफुल हो गई है और अपनी बातें कहने के प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे उपलब्ध हैं, तो मैं ये मानती हूँ कि किसी की भी कला उसको कभी भी मतलब भूखा नहीं रखेगी। उसको अपने ज़रूरत भर का उसको
उसको अपना प्रमोशन खुद करना आना चाहिए। और जो भी अच्छी चीज़ें होती हैं, उत्कृष्ट क्वालिटी, आज क्वालिटी का ज़माना है, क्वालिटी के साथ लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। सो युवाओं से आग्रह है कि वो आएँ सामने, कंपटीशन को फेस करें, इस चैलेंज को स्वीकार करें कलाओं की दुनिया में करियर का। क्योंकि ये आपको देखिए, आज जैसे हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि लोकल टू ग्लोबल। सो आप देखिए हमारे आसपास जो कुछ चीज़ें बिखरी हुई हैं, हम इन्हीं की मार्केटिंग कर सकते हैं। वेदर इट बी मेलों की हम बात करें, या हम अपने ट्रेडिशनल पारंपरिक पकवानों की बात करें, पारंपरिक ड्रेसेस की बात करें, पारंपरिक इक्विपमेंट्स, औजारों की बात करें, इन सब को किस तरह से हमें मार्केट करना है वो हमें आना चाहिए। बिकॉज जब हम करियर की बात करते हैं तो इसका कंसर्न सीधे सीधे पैसे से होता है। वो मैं पर्सनली ये मानती हूँ कि वो कला जो आपको कल रोज़ी रोटी नहीं दे सकती, वो आज नहीं तो कल मर जाएगी। तो इस कला को अगर आपको ज़िंदा रखना है तो ये जिसके अंदर वो कला है और जो चाहता है वो उसी को ज़िंदा रखना पड़ेगा। ओके, ये बाहर से कोई दूसरा आपको कोई अवसर या कुछ ऐसा नहीं देगा। तो इनके लिए बहुत सारे अवसर, कलाओं की ही दुनिया ऐसा है जिनमें आप अवसर खुद पैदा कर सकते हैं। सो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ, मैं बहुत आभार आपका व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया। बल्कि इस विषय पर तो कभी हम एक इंडिपेंडेंट कुछ मतलब मैं पूरे डिटेल में बता सकती हूँ आपके युवाओं को, या जो इंटरेस्टेड हों वो लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा मैम, आपसे एक चुलबुली बात पूछना चाहेंगे कि आपके जीवन के संघर्ष और संगीत से जुड़ी कोई एक ऐसी रोचक घटना जो आप हमारे दर्शकों के समक्ष रखना चाहें? हाँ श्योर। जीवन है तो संघर्ष भी है, और कहना चाहिए सपने हैं तो संघर्ष भी हैं, और बहुत सी घटनाएं हैं। लेकिन एक दो चीज़ें जो मैं पहली दो मूल बातें बता दूं कि संघर्ष मैं इसको इसलिए नहीं मानती हूँ क्योंकि ये एक सपना देखा था मैंने। सपना आज से 20 से 25 साल पहले सिर्फ इतना देखा था कि प्रतापगढ़ के कम से कम 10-20 घरों में तानपुरा हो, कम से कम 100 लोग रागों के नाम जानते हों, और ईश्वर की कृपा से वो सपना पूरा हुआ। दूसरा सपना ये देखा था कि मैं प्रतापगढ़ में जब 20 साल बाद शहर में निकलूं, सड़क पर चलूं, तो प्रतापगढ़ के जो लोग हों वो मुझे पहचाने। तो ये छोटा सा, बड़े छोटे छोटे दो सपने, ये सब छोटे छोटे से सपने थे। और संघर्ष इसलिए नहीं मैं इसको मानती हूँ क्योंकि जब मैं एक्चुअली बाद में पता चला कि ये संघर्ष इसको कहते हैं। लेकिन जब आप कहते हैं ना, जब आप किसी से इश्क करते हैं, किसी से मोहब्बत करते हैं, किसी से प्यार हो जाता है, तो उस चीज़ के लिए, उस व्यक्ति के लिए आप कुछ भी करते हैं तो वो आपको कठिन नहीं लगता। तो मेरे साथ ये हुआ कि मुझे संगीत से इश्क हो गया था। तो संगीत के लिए, संगीत के कारण जो कुछ भी किया उसको मैं संघर्ष नहीं मानती। रही बात घटना की, क्योंकि वो मुझे अंदर से कहीं ना कहीं सुकून दे रहा था। जो भी कुछ मैं कर रही थी उसके लिए अगर मैं कष्ट भी सह रही थी तो मुझे सुकून दे रहा था, तो इसलिए मैं उसको संघर्ष नहीं मानती। लेकिन हाँ, जो आपने घटना का जिक्र किया तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि बड़ी, जैसे कहना, दिल को छूने वाली बात है। मैं साउथ अफ्रीका की ट्रिप पर थी, जोहान्सबर्ग में मेरा 10 दिन का वर्कशॉप था म्यूज़िक का, और उसके बाद मुझे परफॉर्मेंस करना था वहाँ पर। ये जुलाई 1st वीक की बात है 2013 की। तो वहाँ पर उस समय वो ग्लोब का क्योंकि दूसरा सिरा है, तो वहाँ पर जब हमारे यहाँ गर्मी होती है, वहाँ पर उस समय सर्दी होती है अफ्रीका में। तो मैं वहाँ पर परफॉर्मेंस कर रही थी, तो मुझे दिमाग में आया कि यहाँ पर मैं कजरी गाऊँ। और वहाँ पर मुझे पता चला कि सृष्टि की जो पहली उत्पत्ति मानव की हुई है वो जोहान्सबर्ग जगह में हुई है, और जो मतलब ये सिर मिला है, जो खोपड़ी मिली है, वो किसी, कहा जाता है, महिला की थी। तो इसका मतलब ये प्रूव होता है कि वहाँ सृष्टि की उत्पत्ति स्त्री तत्व से हुई है। तो वहाँ मैंने देवी जी पर आधारित अपनी प्रस्तुति की थी। और उसके बाद मैंने कहा कि आपके यहाँ तो सर्दी है, मगर हमारे भारतवर्ष में इस समय रेन्स, बारिश शुरू हो गई है, तो मैं एक बनारसी कजरी गाना चाहती हूँ।
और मैंने एक कजरी गाई वहाँ पर, बारिश से संबंधित गीत। तो वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बहुत ही भाव विवल हो गए, और जो कुछ सीनियर्स थे वो तो बिल्कुल उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो उसका कारण ये था, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज, हम सब जानते हैं गिरमिटिया मज़दूर के रूप में 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले के उनके पूर्वज यहाँ से गए थे। ज़्यादातर लोग पूर्वी उत्तर प्रदेश के ही थे, कोई बनारस का, कोई बलिया का, कोई बस्ती का। तो वो जो बनारसी कजरी का भाषा, उसकी जो भाषा थी वो उन्हें इतनी स्वीट लग रही थी। वो उन्होंने, बहुत से लोग मेरा हाथ पकड़ के ऐसे मुझे छू रहे थे जैसे कि मैं कोई बहुत विशिष्ट हूँ, और वो इतने ज़्यादा भावुक थे क्योंकि वो कह रहे थे कि ये भाषा हमें सुनने नहीं मिलती, ये भोजपुरी, ये अवधी, ये आप और सुनाइए कि हमें ये सुनने नहीं मिलती, ये हमारे पूर्वजों की भाषा है, हमारी दादी नानी गाती थी ऐसा, हमारी पुरखिनें गाती थी। तो वो जो इमोशनल मोमेंट था, उसने मुझे ये एहसास कराया कि जिन चीज़ों को हम बड़ा सामान्य समझते हैं और जो चीज़ें हमें बड़े आसानी से उपलब्ध होती हैं, वो किसी और के लिए बड़ी वैल्यूएबल होती हैं, बहुत ही ज़्यादा कीमती होती हैं। तो वहाँ जाके मुझे ये एहसास हुआ कि मिट्टी का जुड़ाव क्या होता है, और तो वो घटना मैं कभी नहीं भूल पाती हूँ। उस घटना ने मुझे लोकगीतों से बहुत गंभीरतापूर्वक जोड़ा। हाँ, मैंने बहुत सीरियसली लोकगीतों को लेना शुरू किया। तो उसके पहले तो वो जैसे कि आटा दाल चावल था। अच्छा मैम, जैसे आपसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि बहुत से युवा हैं जो आपको सुन रहे हैं, आपसे प्रेरित हो रहे हैं। तो मैम, तो कला संगीत एवं साहित्य के क्षेत्र में जो युवा दिन रात मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, खासकर संगीत के क्षेत्र में, आप उनके मोटिवेशन के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए अगर आप उनको 2 शब्द बोलेंगे तो शायद उन्हें और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। मैं खुद को सचमुच इस लायक नहीं समझती तिवारी जी, अनुपम जी, कि मैं किसी को कोई संदेश दे सकूं या किसी के लिए बहुत बड़ी बड़ी बात कर सकूं। अभी तो मुझे खुद बहुत रास्ते तय करने हैं, बहुत आगे जाना है। अभी तो जर्नी की शुरुआत ही हुई है, लेकिन फिर भी मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी, अपने जो आपके दर्शक हैं वो ज़्यादातर युवा ही होंगे आई बिलीव, और मुझे लगता है अभी तो मैं भी युवा ही हूँ। तो मैं उनसे बस ये कहना चाहूँगी कि सपने देखिए, सपने ज़रूर देखिए, छोटे देखिए, बड़े देखिए। और एक जो आपने कहावत सुनी होगी कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो सपने देखिए और कोशिश मत छोड़िए। पता नहीं कब कौन कहाँ आपके लिए, आप ही को मदद करने के लिए बैठा हुआ है। हार मानने वाला युवा नहीं हो सकता। अगर आप जीवन से निराश होते हैं, अगर आप जीवन में आने वाली चुनौतियों से निराश होते हैं, तो आप युवा नहीं हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब है, आज युवाओं की भाषा में बात करें तो जैसे जब आप किसी रिलेशनशिप में होते हैं, आपको कोई पसंद आता है, तो आप उसको जल्दी से छोड़ना नहीं चाहते। आपको लड़ना पड़े, आपको जिद करनी पड़े, आपको थोड़ी झूठ भी बोलने पड़े, तो वो सब कुछ आप जायज़ ठहराते हैं। जैसे एज यू से एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। सो वंस यू ड्रीम, जब आप सपने देखते हैं तो फिर आपका वहाँ से एक जीवन के प्रति जो एक लगाव है ना, वो शुरू होता है, और कोशिशें कामयाब होती हैं। ये तो सभी जानते हैं, कोशिशें कामयाब होती हैं। ये सब बातें कहना बहुत आसान है, मुझे पता है, आज मैं बैठ के यहाँ कह रही हूँ, लेकिन यकीन मानिए अगर सपना नहीं देखा होता तो आज आप यहाँ मेरा इंटरव्यू नहीं कर रहे होते। तो कोशिश करनी है, सपना देखना है और पीछा नहीं छोड़ना है। अगर आपने कोई सपना देखा है तो मरते दम तक उसका पीछा नहीं छोड़ना है। इट इज़ लाइक इस तरह से कुछ होता है जैसे कि आप अपने उस सपने से रिलेशनशिप में आ गए हैं,
आपने उसको अपना गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बना लिया या आपने उससे शादी कर ली है। सो अब उसी के साथ जीना मरना है टाइम्स। अच्छा मैम, जैसे लोकगीतों की अगर बात करें, लोकगीतों की चर्चा करें, आप तो उसकी महारथी हैं, तो मैम लोकगीतों का क्या महत्व है हमारे भारत में, और खासकर हमारे इस पूर्वी उत्तर प्रदेश, प्रतापगढ़ आसपास के जिलों में क्या महत्व रखता है लोकगीत? अगर मैं ये कहूँ कि उतना ही महत्व रखता है जैसे हमारे शरीर में प्राण है। तो अगर प्राण नहीं है तो शरीर फिर निष्प्राण है और वो फिर बॉडी कहलाता है। हम जो हमारा व्यक्तित्व है वो प्राण तत्व से है। देखिए, लोकगीत जो शब्द है, लोक माने जन सामान्य, कॉमन मैन। ये लोकगीत केवल गाने नहीं है, केवल गीत नहीं है, ये जन सामान्य की आवाज़ है। ये कॉमन मैन क्या सोचता था उसको कहने का एक प्लेटफॉर्म था। और लोग ऐसा मानते हैं कि लोकगीत का तो कोई शास्त्र नहीं, ऐसा नहीं। हमारे संगीत के शास्त्रों में लोकगीत का वर्णन है। लोकगीत मतलब कहने का मतलब अबला बाल गोपालह का संगीत, कहने का मतलब कि लेडीज़, महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला, बच्चों के द्वारा गाया जाने वाला, और गोपालह यानी कि श्रमिक वर्ग द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो ये गीत केवल गीत नहीं होते हैं, ये उनके जीवन का एक माउथपीस होते हैं। वो अपने जीवन के चीज़ों को बताते हैं। क्योंकि पहले के ज़माने में, मतलब भारतवर्ष की स्वतंत्रता के पहले की बात कर लें अगर हम और पीछे जाएं, तो कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म जो हमारा सामान्य व्यक्ति, सामान्य जनता है, उसके लिए कोई प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था कि वो अपनी बात कहाँ कहे। तो जैसे महिलाओं ने अपने संघर्ष, अपने जीवन की चुनौतियाँ, अपने रिश्ते नाते, अपने संबंध, अपनी व्यथा ये गीतों के माध्यम से कही। तो ये हमारा सामाजिक दस्तावेज है, ये लोकगीत नहीं है। इनमें परंपराएं हैं। आज देखिए, मैरिजेस, शादियां होती हैं तो पहले आपने सुना होगा गांव में 5-5 दिन बारात रहती थी, 5-5 दिन होते थे, नेक चार चलते थे, परंपराएं, रीति रिवाज होते थे। अब वो सब सिमट के 1-2 दिन में आ गए। लेकिन लोकगीतों में है कि तालाब पूजने का गीत, ढोलक पूजने का गीत, पीपल पूजने का गीत, मतलब मंडप छाते हैं उसका गीत। तो यानी कि ये सारी हमारे रीति रिवाज लोकगीतों में जिंदा हैं। जबकि सामान्य जीवन से ये एक जो जीवन हमारा जो ट्रांसफॉर्मेट हो रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में जा रहा है, उसको लोकगीत हमें बताता है। ये इतिहास में ऐसा था। जहाँ इतिहास ख़त्म होता है तो हम ये कह सकते हैं कि लोकगीत हमारा इतिहास बताते हैं, सामाजिक इतिहास बताते हैं, और उसमें रिश्ते जिंदा हैं। आज हमारे दो की बात कर रहे हैं और सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता जा रहा है। यानी कि 20-25 साल बाद शायद हमारे बच्चों को ये नहीं पता होगा कि चाचा, मामा, मौसी, बुआ क्या होते थे। तो उसमें लोकगीतों में ही ये वर्णन है कि कोई घर में अगर मांगलिक उत्सव है तो भाभी का क्या रोल है, सास का क्या रोल है, माँ क्या करती है, ननद भावज के आपस के संबंध कैसे, कैसी मीठी लड़ाई होती है, कैसा सौतन क्या होती थी, टाइप की चीज़ें तो ये जो संबंध है, मतलब पहली चीज़ रीति रिवाज, दूसरी चीज़ संबंध, लोकगीतों में जिंदा हैं आज भी, है ना। हम समाज में निभाएं चाहे न निभाएं, लोकगीत निभाते हैं। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो भाषा है, आज आप देखिए देशज भाषाओं में भी, जिनको हम बोलियां कहते हैं, उनमें काफ़ी कुछ अतिक्रमण खड़ी बोली का और अंग्रेज़ी भाषा का आ गया है। मगर लोकगीतों में अपने जो वो टेक्निकल टर्म्स हैं वो जिंदा है। हाँ, तो मुझे लगता है कि लोकगीत बहुत इम्पॉर्टेंट है। सिर्फ गीत, सुंदर धुनें तो गज़ब की होती है, हाँ, हमारे सामाजिक इतिहास को, क्योंकि बाकी तो इतिहास वो लिखा जाता है जो उस समय का शासक चाहता है, जो बलशाली वर्ग होता है। मगर हमेशा से कॉमन मैन की आवाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट रही है, और जनश्रुतियाँ एक महत्वपूर्ण इतिहास का दस्तावेज रहे हैं। वो लोकगीतों में एक तरह से जीवंत इतिहास है वो हमारा। अच्छा मैम, बस आखिरी क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। उसमें आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है, हम माँ भगवती की पूजा करते हैं, 9 दिन उनकी आराधना करते हैं, और सबका
जीवन में एक बार मन होता है कि काश माँ भगवती के एक बार दर्शन भी हो जाए। तो मैं बस यही जानना चाहता हूँ कि आप लोकगीत में जो है और वर्तमान में स्त्रियों की भूमिका को किस तरीके से आप देखती हैं, आपका नज़रिया क्या है इस मामले में? थैंक यू सो मच इस क्वेश्चन के लिए भी, क्योंकि ये एक ऐसा प्रश्न है, एक ऐसा विषय है जिस पर हर व्यक्ति आज बात कर रहा है, चाहे उसको बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, मगर हर व्यक्ति कर रहा है। और ज्वलंत मुद्दा है स्त्रियों की स्वतंत्रता, स्त्रियों की पढ़ाई, उनकी सुरक्षा, समाज में उनकी भूमिका इत्यादि को लेकर। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे बेसिकली युवा दर्शक हैं उनके दिमाग में डालना चाहती हूँ। नंबर 1, स्त्री और पुरुष तत्व सृष्टि के पूरक तत्व हैं। मैं इस अवधारणा के थोड़ा सा विरोध में हूँ कि जहाँ नारी का विलोम नर, स्त्री का उल्टा पुरुष, माता का ऑपोजिट पिता पढ़ाया जाता है। ये मैं शुरू से चाहती हूँ कि हमारे भारतवर्ष में अर्धनारीश्वर की प्रथा है, अर्धनारीश्वर की परंपरा है। हम देवियों को पूजते हैं, मगर वो देवी भी अपने आप स्वयंभू शक्तिशाली नहीं थी। सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियाँ एक दुर्गा का रूप में उनको प्रदान की कि वो दुष्टों का संहार करें, या कहने का मतलब कि नेगेटिविटी का नाश करें। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि स्त्री और पुरुष दोनों को मिलके समाज का बैलेंस बनाना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है, ना कि कॉम्पिटिटर। स्त्री की सबसे बड़ी हार तब होगी जब वो पुरुष की तरह, पुरुष जैसा या पुरुष बनना चाहेगी। नारी को अपनी नारीत्व की पहचान होनी चाहिए, उसी में उसकी गरिमा है, उसकी सौम्यता ही उसकी शक्ति है, मैं ऐसा मानती हूँ। तो दूसरी चीज़ ये कि अपने आप को प्रोडक्ट बनाने से कैसे, मतलब आज क्योंकि उसको घर के बाहर निकलना है, उसको कई फ्रंट्स पर नारियों को अपने आप को साबित करना है। चुनौतियाँ बहुत कठिन हैं, चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और इसीलिए एक सामाजिक असंतुलन भी बन रहा है, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा आ रहा है। तो सिर्फ शारीरिक ही शक्ति ज़रूरी नहीं है, मानसिक, और वेरी इम्पॉर्टेंट इज़ इमोशनल स्ट्रेंथ, माने भावनात्मक शक्ति, मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति का एक कॉम्बिनेशन उसको अपने अंदर तैयार करना है। दूसरी चीज़ जो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मतलब स्त्रियों को ये बात समझनी पड़ेगी कि वो कैसे अपने को एक मार्केट की वस्तु होने से बचा सकती हैं, मार्केट में होते हुए भी कैसे वो प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल ना हो, और किस तरह से अपने स्त्रीत्व को अनड्यू एडवांटेज लेने से बचें। तभी असली बराबरी की आप बात कर पाएंगे। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है, जो कि शायद ज़्यादातर लोग आपके दर्शक भी मानेंगे, कि बायोलॉजिकली 2 अलग अलग तत्व हैं, स्त्री तत्व, पुरुष तत्व, जिसको हम पशुओं में भी मानते हैं, नर और मादा। हम जानते हैं सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का चलना ही संभव नहीं है कि यदि स्त्री और पुरुष 2 तत्व ना हो। तो ये हमारा इतिहास भी बताता है, हमारे शास्त्र भी बताते हैं कि बायोलॉजिकली जैविक संरचना स्त्री की ऐसी है कि उसको ये स्वीकार करना पड़ेगा कि उसके साथ परिस्थितियाँ अलग हैं, इसमें वो कम नहीं हो रही है। अगर वो अपने को सुरक्षित करती है तो वो कहीं पुरुष से अपने को कम नहीं कर रही है। सो ये जो एक कंपटीशन है, मैं थोड़ा सा इसके विरोध में हूँ कि पुरुष को स्त्री से कंपटीशन और स्त्री को पुरुष से कंपटीशन, चाहे वो पहनावे में हो कि मतलब पहनावे में भी हमें वो पहनना है जो पुरुषोचित पहनावा है। अगर आपके जॉब की डिमांड है, अगर आपको ज़रूरत है, तब तो ठीक है, एवरीथिंग इज़ ओके। लेकिन अगर ऐसा है कि नहीं, हमें तो चूँकि स्मार्ट दिखना है इसलिए वही, तो स्मार्टनेस की परिभाषा खुद तय करनी होगी। स्वतंत्रता की परिभाषा देश काल परिस्थिति के अनुसार, मतलब किस जगह आप हैं, देश कौन से एरिया में आप हैं, कौन से समय में आप हैं, आपके साथ सिचुएशन क्या है, इन देश काल परिस्थिति के अनुसार उसको अपनी परिभाषाएं
स्त्री को खुद से तय करनी होगी। ऑफ कोर्स भूमिका तो इम्पॉर्टेंट समाज में हमेशा ही रहती है, सभी दोनों की ही है। अगर आप पुरुष की बात करें तो उनकी भी इम्पॉर्टेंट भूमिका है, स्त्रियों की भी इम्पॉर्टेंट भूमिका है। थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समझ का फेर है शायद। मैंने ज़्यादातर देखा है कि लोग स्वतंत्रता और उच्च श्रृंखलता में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। बहुत महीन सी रेखा है स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में। तो इस अंतर को, इसका कोई डेफिनेशन भी नहीं हो सकता कि क्या चीज़ स्वतंत्र है और क्या चीज़ स्वच्छंदता है। तो ये अपने हिसाब से खुद ही को तय करना पड़ेगा, अपनी पारिवारिक परिस्थिति, अपनी सामाजिक स्थिति को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, हर लिहाज से। तो ठीक है, थैंक यू मैम। और आपने हमें समय दिया और आपने बहुत सी जटिल बातों को कला, साहित्य एवं संगीत के क्षेत्र में जो बातें थी उनको बहुत सरल भाषा में हमारे दर्शकों के सामने रखा। आई होप कि आप लोग जो है इसे सुनेंगे, इससे प्रेरित होंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो मैं एक कहना चाहूँगा वो ये है कि सबसे बड़ी बात होती है जीवन में आप बहुत कुछ कमाया लेकिन अपने शहर के लिए, अपने गांव के लिए, अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं किया तो आपका कमाना व्यर्थ है। तो जैसे मैम हमारे प्रतापगढ़ में रह करके अपना भी नाम रोशन कर रही हैं और प्रतापगढ़ का भी रोशन कर रही हैं, उसी तरह आप भी अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ प्रतापगढ़ को जरूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैम आपका भी बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटा जरूर दबाएं और हर अपडेट के लिए हमारे व्हाट्सएप और फेसबुक प्रतापगढ़ अड्डा से जरूर जुड़ें।